एक तरफ सरकार नेट जीरो एमिशन की तरफ टारगेट कर रही है, तो दूसरी तरफ कोयला का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। ऐसे में भारत में कोयले का क्या आउटलुक रहने वाला है पूरे कोल सेक्टर का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कोल सेक्रेटरी अमृत लाल मीना साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। धन्यवाद। जो आंकड़े अब तक के आए हैं उसके मुताबिक कोल प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 25 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक 664 मिलियन टन के आसपास कोयला का उत्पादन हो चुका है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 2-3 महीने और बचे हुए हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर का क्या टारगेट है और कोल प्रोडक्शन कहां तक ले जाने का आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है? इस वर्ष का जो लक्ष्य रखा गया है वो 1012 मिलियन टन का रखा गया है। पिछले वर्ष कुल कोयले का उत्पादन 893 मिलियन टन हुआ था। अभी तक की जो वृद्धि चल रही है वो लगभग 12% से अधिक है और ये वृद्धि सतत जारी रहेगी। कोल प्रोडक्शन की बात करें तो अब तक जो आप 12% का ग्रोथ रेट देख रहे हैं, इसमें कोल इंडिया सबसे बड़ी पीएसयूज हैं जो कोल का प्रोडक्शन करते हैं, उनका योगदान कितना है? कोल इंडिया का प्रोडक्शन ग्रोथ पिछले 9 महीने का भी लगभग 11% से अधिक है और कैप्टिव एंड कॉमर्शियल माइन से जो प्रोडक्शन है वो करीब 22% की वृद्धि दर है। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में ये 22% के आसपास रहेगा? हाँ, इससे ज्यादा ही रहेगा। आने वाले जो 2-3 महीने हैं इसमें और वृद्धि दर बढ़ेगी। जो कोयले का प्रोडक्शन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत किया जाता था, अगले 4 साल 5 साल या फिर 2030 तक का कोई टारगेट रखा आपने कोयला प्रोडक्शन करने का? हाँ, हमारा पूरा अध्ययन है कि हमारी कोयले की आवश्यकता कैसे कैसे साल दर साल बढ़ेगी। 2030 का लक्ष्य है लगभग 1.5 बिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन की तैयारी है और उतना जितना देश में जरूरत होगी, जिस ग्रेड का कोल अपने देश में उपलब्ध है उसकी जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। 2030 तक क्या हम ये मान के चलें कोयला सेक्टर में आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे? बिल्कुल। जिस ग्रेड का कोल अपने देश में नहीं है, हाई ग्रेड कोल एंड कोकिंग कोल, वो तो ऑफ कोर्स आयात करना पड़ेगा, लेकिन जो कोयला अपने देश में है उसमें निश्चित ही आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। तो इस आत्मनिर्भर की कोशिश में आपके पीएसयूज का योगदान कितना रहने वाला है, क्योंकि कमर्शियल कोल माइनिंग भी आप कर रहे हैं समानांतर तरीके से? अभी जो प्रोडक्शन ट्रेंड चल रहा है उसमें कॉमर्शियल और कैप्टिव का योगदान लगभग 14% है। 2030 तक ये योगदान बढ़कर 20% से ज्यादा हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन में, और हमारी जो पीएसयूज है उनका योगदान लगभग 80% के आसपास रहेगा। 11 कोल माइनिंग का ऑक्शन, कमर्शियल कोल माइनिंग का ऑक्शन किया गया है, उससे कितनी कैपेसिटी एडिशन होने की संभावना, कब तक वहां से कोयला प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? देखिए, ऑक्शन तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए टोटल 91 माइंस का अब तक किया जा चुका है और 91 में से लगभग 11 माइंस ऐसी है जो प्रोडक्शन में आ चुकी है और इन प्रोडक्शन में जो माइंस आई है इसके अलावा कैप्टिव भी माइंस है जो पूर्व से प्रोडक्शन में चल रही है। लास्ट ईयर इनका कंट्रीब्यूशन 115 मिलियन टन था। इस बार इनका जो कंट्रीब्यूशन है, टारगेट तो 162 मिलियन टन का है, लेकिन अभी तक की जो प्रगति है उससे लगता है कि 150 मिलियन टन के आसपास की लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि हो सके। एक कोल बियरिंग लैंड को लेकर के एक एक्ट बनाया गया था, उसके तहत गाइडलाइन भी आई थी, तो उसके तहत लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी कोल इंडिया उसकी सब्सिडी के जरिए। तो वो लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची और जो लैंड एक्वायर किया जाएगा उसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? क्या लैंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा होगा या फिर कोल इंडिया अपने तौर तरीके से उसे यूटिलाइज करेगी? नहीं, इसमें मैं ये स्पष्ट जानकारी देना चाहूंगा कि कोल बियरिंग एरियाज एक्ट मूल एक्ट है 1956 का, जिसके अंतर्गत जिस भूमि के अंदर में कोयला है उस भूमि का अधिग्रहण होता है। भारत सरकार अधिग्रहण करती है और उसको मैनेजमेंट के लिए कोल कंपनीज को दिया जाता है। तो ये शुरू से वही एक्ट चल रहा है जिसके अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज को लैंड एक्विजिशन पिछले 50 वर्षों से चल रहा है अच्छे से। उसमें लगभग 2 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड का एक्विजिशन हो चुका है। 2 लाख एकड़ का हो चुका है। हाँ, कोल कंपनीज अपना उसको मैनेजमेंट करती है। कोल कंपनी से मतलब कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरीज और उसका मैनेजमेंट करती है और उससे कोयले का खनन होने के बाद में जो जमीन डीकोल्ड होती है उस डीकोल्ड लैंड के उपयोग के बारे में सरकार ने वर्ष 2022 में पॉलिसी बनाई थी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि ऐसी लैंड जिसका आगे कोयले के उत्खनन में उपयोग नहीं होना है उसके अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो ओवरबर्डन डंप है उन पर सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। जो वाटर बॉडीज है उसमें पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। जहां जमीन लेवल है वहां पर एफोरेस्टेशन किया जा सकता है।
वासरीज लगाई जा सकती है, रेलवे साइडिंग्स बनाई जा सकती है और अन्य रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्थापित करने के लिए पॉलिसी बना दी है। मानना कितना सही होगा कि इस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी, कोल इंडिया अपनी एक अलग एसपीवी बना सकती है, सब्सिडी बना सकती है सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? क्या ऐसा कोई प्लान है? देखिए, समय की आवश्यकता के अनुरूप ऐसे निर्णय लिए जा सकेंगे, लेकिन वर्तमान में कोल इंडिया के अंतर्गत एक अलग से सेल बनाई गई है जो रिन्यूएबल एनर्जी विद फोकस ऑन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड सोलर पर काम कर रही है। हमारे यहाँ पर एक डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट और उनके अधीन एक पूरी यूनिट बनाई गई है जो इस पर काम कर रही है।